हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेंट्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं आपके लिए। उस वीडियो में हम आपको व्याकरण का एक टॉपिक है, आपको दिख रहा है पद परिचय, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कराएंगे। ये हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं अच्छे से। इसकी कुछ एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व करी थी ताकि जो है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज जो हम कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे कि हम फटाफट इस सारी चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी भाई? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि टेस्ट एग्जाम के टाइम हमें लगता है कि हम फटाफट रिवाइज करने के इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है, जिन चीज़ों को हम समझ लें। तो ये वीडियो आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगा आपके एग्जाम या टेस्ट के टाइम में। हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपके एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, उस दौरान आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। क्लास में भी आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में जैसे पहले ही आपको दे चुकी हूँ, सब कुछ है। तो हमारे चैनल पे ये हमेशा हर एक सब्जेक्ट में ये कोशिश रहती है कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई भी बाधा ना आए। इसीलिए हमारा चैनल आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियोस फ्री में दिखाने के बाद आपसे बोले कि अगला वीडियो देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कोई पैकेज परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको। आप जितने भी वीडियोस देखना चाहें, जब देखना चाहें, जितनी बार देखना चाहें, आप इसको फ्री ही देख सकते हैं। और ये फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपका साथ ही ओलंपियाड, एनटीएससी, सारा ही प्रिपरेशन हम आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न हो। और इसी बाधा का हल लेने के लिए जो हम आए हैं वो है आज का वीडियो। आज का वीडियो क्लास 10 के हिंदी ई कोर्स ए के व्याकरण का टॉपिक है पद परिचय। अब पद परिचय में क्या होता है कि हमने जितनी भी व्याकरण पढ़ी है वो लगभग सभी कुछ हमारे सामने यहाँ पे रिवाइज हो जाती है। तो चलिए फिर से इसको रिवाइज करते हैं और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं फटाफट। अब पद परिचय का अर्थ क्या है, पहले तो हम समझें। जो चीज हम करने जा रहे हैं पहले हमारा उसका समझना जरूरी है कि पद परिचय का अर्थ होता क्या है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उन्हें पद कहते हैं। इन्हीं पदों का व्याकरणीकरण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जिसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं उन सभी का भी परिचय हुआ करता है। पद परिचय का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणीकरण परिचय देना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द होते हैं जब तक वो किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते तब तक वो शब्द हैं, लेकिन जैसे ही उसे हमने किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। अब पद बनते ही उनका अपना एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जैसे हम सभी का, हम लोग अपना एक परिचय देते हैं ना, किसी के पास जाते हैं, हाँ हमारा ये नाम है, हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ रहते हैं, मेरी इतनी उम्र है, सब कुछ हम परिचय देते हैं। तो उसी तरीके से हर एक पद का अपना एक परिचय होता है और ये परिचय जो दिया जाता है ये व्याकरण के आधार पर दिया जाता है कि व्याकरण में इस पद की क्या पोजीशन है। तो इसीलिए इसको कहते हैं पद परिचय, यानी कि उस शब्द, यानी कि जो वाक्य में इस्तेमाल हो गया है पद, उसका परिचय कराना पद परिचय कहलाता है और ये व्याकरणीकरण आधार पर होता है। पद परिचय में वाक्य में पदों का परिचय, उनके स्वरूप एवं दूसरे पदों के साथ उसके संबंध को बताना होता है। यानी कि उसका अपना खुद का क्या पोजीशन है ये हम बताते हैं, साथ ही उसका दूसरे के साथ क्या संबंध है हम ये भी बताते हैं। जैसे हम कहीं पूरी फैमिली के साथ जाते हैं तो हम अपना नेम तो बताते हैं लेकिन साथ ही बताते हैं कि भाई मम्मी पापा ये हैं, मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, तो हम उनसे संबंध है ना, तो हम बताते हैं ना। तो उसी तरीके से हम को ये बताना होता है पद में भी। अर्थात व्याकरण संबंधी ज्ञान की परीक्षा और उस विद्या के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग ही पद परिचय का मुख्य उद्देश्य है। वाक्य में शब्द नहीं पद होते हैं। अब यहाँ पर आपकी एक परीक्षा है, यानी कि आपने व्याकरण कितना समझा है, यही आपकी परीक्षा इस पद परिचय के अंदर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सही तरीके से उसको पहचानना ही सबसे बड़ी बात होती है। अब जैसे आपको बताया वाक्य में शब्द नहीं पद होते हैं, क्योंकि जब तक वो स्वतंत्र रहते हैं तब तक शब्द है और जैसे ही उनको हमने वाक्यों में इस्तेमाल किया वो क्या बन जाते हैं? वो पद बन जाते हैं। वाक्य में शब्दों के प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रत्येक पद के स्वरूप तथा अन्य पदों के साथ उसके संबंध को बताने की क्रिया को पद परिचय कहते हैं। पद परिचय में सबसे पहले पद को पहचान लेना चाहिए कि वह शब्दों के किस भेद
से संबंधित है। यानी कि सबसे पहले हम शब्द को पहचानेंगे वो क्या है, फिर उसके भेद को पहचानेंगे वो क्या है, उसके बाद निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप उसका व्याकरणिक भूमिकाओं का उल्लेख करना चाहिए। कहने का मतलब है अगर संज्ञा है तो संज्ञा के भेद बताएंगे, फिर लिंग बताएंगे, कारक बताएंगे, सभी कुछ हमें उसका बताते हुए चलना होता है। व्याकरणीकरण परिचय से तात्पर्य है कि वाक्य में उस पद की क्या स्थिति है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन कौन सा है, उसमें कौन सा कारक उपयोग किया गया है तथा अन्य पदों के साथ उसके ए संबंध को बताना होता है। तो मतलब आप उस पद का एक तरीके से पूरा ऑपरेशन कर देंगे कि वो पद है क्या। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या है पद परिचय के प्रकार। अब जब हम बताते हैं कि अब कितने तरह के पद हमारे इस्तेमाल होते हैं वाक्य में, सबसे पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा, तभी तो हम उसको बता पाएंगे ये पद कौन सा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पद कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर पद परिचय 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, इनके आधार पर होता है। अब देखिए यहां पर आप जितने भी ये देख रहे हैं, ये इनमें आप ये जो है ये आपके ये और ये आपके विकारी होते हैं। विकारी मतलब इनमें बदलाव होता है। ध्यान रखिए विकारी अविकारी दो तरह के होते हैं। विकारी यानी कि इनमें बदलाव होगा, इनमें लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब के अनुसार जो है बदलाव होगा, तो ये विकारी कहलाते हैं। अब ये अव्यय के अंदर आपके अव्यय यानी कि अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, इन सब में क्या होता है, इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता, ये अविकारी कहलाते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, विकारी और अविकारी के हिसाब से हम इसको करते हैं और तब उसके अंतर्गत 8 प्रकार होते हैं। अब सबसे पहला हम आते हैं संज्ञा के आधार। अगर संज्ञा का हम पद परिचय करेंगे तो हम कैसे करेंगे, कैसे हम अगर शब्द को पहचानते हैं तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। देखिए वाक्य में उपस्थित संज्ञा पदों का पद परिचय करते समय संज्ञा, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध बतलाना आवश्यक होता है। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जाता है। अब देखिए यहां पर हमने क्या बताया, अगर आप कोई भी वाक्य देख रहे हैं और वाक्य में आपने संज्ञा शब्द को पहचान लिया है, अब कोई भी संज्ञा शब्द होगा तो आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि वो संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है और किस क्रिया, उसका क्रिया से क्या संबंध है। अब संज्ञा का क्रिया से संबंध हमेशा कारक के माध्यम से होता है। कारक जो कोई भी लगेगा वही आपको संज्ञा से संबंध बताएगा। अब जैसे यहां उदाहरण दिया है आपके पास में, लंका में राम ने बाणों से रावण को मारा। अब यहां पे आप संज्ञा देख रहे हो, लंका है, राम है, बाणों है, रावण है, तो यहां पर हमारे पास चार जो हैं वो संज्ञा पद हैं। 4 कितने हैं, संज्ञा पद हैं। देखिए इस वाक्य में लंका, राम, बाणों और रावण 4 संज्ञा पद हैं। अब इन्हीं पदों का हम क्या करेंगे, हमें इसका परिचय करना है। किस तरीके से, देखिए इन संज्ञा पदों का पद परिचय इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आ रहा है लंका। अब लंका क्या है, एक जगह का संज्ञा है, ये हमें पता है, एक जगह का नाम है, तो सीधे सीधे वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हमने लिख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होगा वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब वो क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप लंका देख रहे हो पुल्लिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है। अब ये क्या है, ये कौन सा कारक है, अब इसको आप कैसे पहचानेंगे, क्या है, लंका में राम ने बाणों से रावण को मारा, तो अब यहां पर क्या आ रहा है, आपका कर्ता कारक। अब आते हैं नेक्स्ट राम, एक मिनट, यहां पर है लंका में, तो यहां पर आ रहा है आपका अधिकरण कारक। ये आपका कौन सा आ रहा है, अधिकरण कारक। अब कैसे आएगा, आप अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है, में पर ऊपर, ये अधिकरण कारक की पहचान होती है। तो लंका में ये पोजीशन बता रहा है, तो ये अधिकरण कारक है। फिर आते हैं राम, राम ने मारा, तो क्या है, राम ने मारा, संज्ञा है, राम नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। क्यों, क्योंकि यहां पर ने, और ने की पहचान क्या होती है, कर्ता कारक। यहां पर ने था और यहां पर में था, ठीक है, हमने कारक पहचान लिया। फिर है, आगे आते हैं
वाणों, संज्ञा, हमको पता है संज्ञा। अब वाण बहुत सारे, ये पूरी जाति होती है, ये पर्टिकुलर नाम नहीं दे रहा, तो ये क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा। पुरलिंग है, अब आप देख रहे हैं वाण नहीं है, वाणों है, तो बहुवचन है। करण कारक है, क्यों करण कारक है, क्योंकि करण कारक की पहचान होती है से। क्या पहचान होती है, से, वाणों से। फिर आते हैं रावण। रावण क्या है, संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुरलिंग है, एक वचन है। अब क्या है, को मारा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक की पहचान क्या है, को। तो इस तरीके से हमने कारक पहचान लिए। हर कारक विभक्ति की जो चिन्ह होते हैं उनके हिसाब से हमने आपको कारक पढ़ना बताया था, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको कारक की पहचान इजीली हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, हम सर्वनाम का पद परिचय कैसे करेंगे। सर्वनाम का पद परिचय दर्शाने के लिए सर्वनाम का प्रकार पुरुष के साथ वचन, लिंग, कारक, वाक्य के अन्य पदों के संबंधों को दिखाना होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि इसे हम अन्य संबंधों के साथ किस तरीके से पहचानेंगे, इसको हमारे लिए पहचानना जरूरी होता है। अब उदाहरण क्या दिया है, जिसे आप लोगों ने बुलाया उसे अपने घर जाने दीजिए। अब यहां पर आप सर्वनाम शब्द देख रहे हैं, क्या है, जिसे, आप लोगों ने, उसे और अपने, ये चार पद हमारे क्या है, ये सर्वनाम है। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे, इनका हम पद परिचय किस तरीके से करेंगे, देखिए सब इसका पद परिचय जिसे। अब जिसे जो शब्द आ रहा है ये किसके लिए, कि जो आपको प्रकार पता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, तो इसके अंदर लगेगा हमारा कौन सा भेद, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में के भी तीन भेद होते हैं। आपका क्या, उसमें आपका ये आ रहा है अन्य पुरुष, क्यों, जिसे मतलब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा, अन्य पुरुष। सर्वनाम है, ये हमने देख लिया, पुरलिंग है, और फिर एक वचन है क्योंकि एक ही की बात हो रही है। कर्म कारक है। अब कर्म कारक हमने कैसे पहचाना, देखिए यहां पर दिया है, जिसे आप लोगों ने बुलाया, यानी कि जिसको आपने बुलाया। अब इसमें हिडन है, इसमें कारक क्या है, हिडन है, तो इसे हम कहते हैं जिसको आपने बुलाया। तो जिसे से अगर हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो आप थोड़ा सा चेंज करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसको आपने बुलाया उसे अपने घर जाने दो। तो यहाँ को किसकी पहचान है, आपकी कर्म कारक की पहचान है। फिर आते हैं आप लोगों ने, तो आप लोगों ने है। अब आप लोगों में भी क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, यानी कि अन्य को बुलाया था हमने, किसने बुलाया था, आप लोगों ने। आप लोगों ने जिसे बुलाया था, हम क्या होते हैं, उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन क्या होता है, वो अन्य पुरुष होता है। पुरुषवाचक के ये तीन भेद होते हैं। अगर मैं बोलूंगी, तो मैं अगर बोलूंगी मैंने तुम्हें बुलाया, तो मैं क्या है, मैं शब्द क्या हो जाता है, वो उत्तम पुरुष होता है। तुम क्या हो जाता है, मध्यम पुरुष हो जाता है। उसे क्या हो जाता है, वो हो जाता है अन्य पुरुष। ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर आप लोगों से बात हो रही है, आप हम किसके लिए बात करते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, मध्यम पुरुष। फिर पुरलिंग है, बहुवचन है क्योंकि कई सारे हैं। यहां पर कर्ता कारक है। कर्ता कारक कैसे है, कर्ता कारक की पहचान क्या होती है, ने विभक्ति होती है, तो यहां ने लगा हुआ है ना, तो यहां पर ने होगा। नेक्स्ट आते हैं उसे। उसे के लिए जैसे हमने बताया था, मैं, तुम, उसे, तो उसे हमारा क्या है, अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष, सर्वनाम, पुरलिंग, एक वचन, कर्म कारक, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बताया था, उसको हो सकता है, उससे हो सकता है, तो यहां पर आपका पहले भी वो उस व्यक्ति के लिए हमने अन्य पुरुष लगाया था, यहां पे भी हमने कर्म कारक ही लगाया है, देखिए। फिर आते हैं अपने। अपने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अपना, तो अपना, स्वयं, ये सारे शब्द हमारे किसमें आते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अपने शब्द है निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष होगा, ये ध्यान रखिए। पुरलिंग है, एक वचन है, और संबंध कारक है। संबंध क्यों है, अपने घर जाने दीजिए, यानी कि इसका संबंध किससे है, उसके घर के साथ से है, तो इसलिए यहां पर क्या है, संबंध कारक है। तो ये हो गया सर्वनाम। अब नेक्स्ट आते हैं विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय करते समय विशेषण, विशेषण के भेद, अवस्था, लिंग, वचन और विशेष व उसके साथ संबंध आदि को बताना चाहिए।
विशेषण का लिंग कौन सा है, उसका वचन विशेष के अनुसार होता है। जब हम विशेषण पहचानते हैं तो उसके भेद को पहचानते हैं, लिंग पहचानते हैं, वचन को देखते हैं, साथ ही विशेष उसका बताते हैं, इसका विशेषण का विशेष क्या है, और इसका जो वचन होता है वो किस पे आधारित होता है, विशेष। अगर विशेष बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन ही होगा, ये चीज डिसाइड होती है। अब यहां पर उदाहरण क्या है, ये 3 किताबें बहुत बहुमूल्य हैं, ठीक है, ये 3 किताबें बहुत बहुमूल्य हैं। अब इसमें विशेषण क्या है, सबसे पहले 3 किताब के बारे में क्या बताया जा रहा है, ये 3 है एक तो सबसे बात, तो ये विशेषण है, संज्ञा की ही बहुत है और बहुमूल्य है, तो यहां पर 3 शब्द जो हैं वो विशेषण हैं। क्यों, क्योंकि तीनों ही ये किताब के साथ संबंध है, किताब की विशेषता को बता रहे हैं। अब इन पदों का हम कैसे करेंगे, पद परिचय देखिए, 3 शब्द, यहां पर आपको पता है कि 3 क्या है, एक नंबर है, नंबर यानी कि संख्या है, तो ये विशेषण का कौन सा भेद होगा, संख्यावाचक विशेषण। पुल्लिंग है क्योंकि यहां पर हमारा क्या, आप ये देखोगे कि किताब क्या होता है, हमेशा किताब पुल्लिंग रहती है। फिर बहुवचन है क्योंकि ये एक नहीं 3 संख्याएं हैं तो बहुवचन में आएगा। इस विशेषण का विशेष है किताब, क्योंकि हमें जब भी विशेषण बताते हैं हम उसका विशेष जरूर बताना होता है कि ये किसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट आते हैं बहुत में भी क्या है हमारा, ये आपका संख्यावाचक है, लेकिन ये अनिश्चित संख्यावाचक है। एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है, तो ये क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। फिर आते हैं बहुमूल्य क्या होगा, यहाँ पर गुणवाचक है क्योंकि उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, पुल्लिंग है, बहुवचन है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि क्या है। तो नेक्स्ट है नंबर 4, अव्यय का पद परिचय। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वो चीजें होती हैं जिनका हम बदलाव नहीं कर सकते। हमने बताया था कि जो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम बदलाव कर देते हैं, जैसे हम बोलेंगे लड़का, अब अगर इसका हम लिंग चेंज करेंगे तो ये लड़की हो जाएगा, वचन के साथ लगा देंगे तो लड़का का लड़के हो जाएगा या लड़कियां हो जाएंगे। उसी तरह क्रिया में बदलता है, काल के साथ जाता है, जाती थी या जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव नहीं होता, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अव्यय। जैसे हम बोलते हैं इसलिए, और, क्योंकि, प्रतिदिन, आपके बहुत और भी शब्द हैं, अथवा, तथा। तो ये शब्द क्या है, आप कुछ भी इनमें चेंजेस कर लो, काल बदल लो, लिंग बदल लो, आप वचन बदल लो, लेकिन इनमें बदलाव नहीं रहेगा, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अब इनका पद परिचय हम कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई शब्द आ गया इसमें, तो क्या है, अव्यय का पद परिचय करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त अव्यय का भेद और उससे संबंधित पद को लिखना होता है। अब हमको इसका भेद समझना पड़ेगा, क्या है, जैसे वे प्रतिदिन जाते हैं, ये हमारा उदाहरण है। अब इसमें हमारा अव्यय क्या है, इसमें प्रतिदिन हमारा अव्यय है। अब प्रतिदिन कैसे होगा अव्यय, ध्यान रखिए, प्रति शब्द जो है वो बदलता नहीं है। क्यों बदलता नहीं, प्रति में आप बदलिए कुछ नहीं होगा, आप इसको चेंज करके देखो, प्रतिदिन के साथ आप कोई भी लिंग लगा लो, वचन लगा लो, काल लगा लो, इसमें कोई भी चीज नहीं बदलेगी, तो ये क्या कहला गया, हमारा अव्यय कहला गया। अब इसका हम किस तरह करेंगे, प्रतिदिन, ये कालवाचक अव्यय है। कालवाचक अव्यय क्यों होगा ये पहले हम बताएं, क्योंकि ये हमें समय को बता रहा है। जैसे हम रोज बोलते हैं, प्रतिदिन मतलब रोज। अब हम इसको यहाँ पर अगर ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, कालवाचक, हमें ये समय का ज्ञान करा रहा है। यहाँ जाना क्रिया का काल बताता है, इसलिए जाना क्रिया का विशेषण है। यानी कि ये जो है जाना, जा किसरे, प्रतिदिन जाता है, तो इससे ये संबंधित है। तो अव्यय में आपको सिर्फ इसका भेद बताना होता है और क्रिया के साथ इसके संबंध को बताना पड़ता है। नंबर 5 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण शब्द वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या, मैं लिखता हूं तो मैं बहुत तेज लिखता हूं, मैं तेज लिखता हूं, मैं सुंदर लिखता हूं। अब आपसे लिख लो, मैं सुंदर लिखता हूं, तो लिखना क्या है, क्रिया है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, सुंदर।
तो सुंदर क्या होगा, वो क्रिया विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि वो क्रिया की संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कैसे इनमें क्या चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय क्रिया विशेषण के प्रकार यानी कि रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, इन सभी को हमें देखना पड़ता है और उस क्रियापद का उल्लेख करना होता है जिस क्रियापद की विशेषता प्रकट करने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। यानी कि हमें क्रिया विशेषण बताना पड़ेगा, उसका भेद बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद बताना पड़ेगा ये किस क्रिया के साथ संबंधित है। तो यहां पर क्या है, पहला उदाहरण हम आते हैं, लड़की उछल कूद कर रही है। तो अब इसमें क्रिया विशेषण क्या है हमारा, उछल कूद। अब उछल कूद कैसे है, देखिए, कर रही है, कर रही, करना क्या है, वो क्रिया है, क्या कर रही है, उछल कूद कर रही है, इसलिए ये क्रिया विशेषण होगा। अब इसका हम कैसे करेंगे, उछल कूद ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्यों है, ये एक रीत है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, जैसे तेज दौड़ता है, धीमा दौड़ता है, तो ये क्या है, ये आपकी एक स्पीड लिमिट को बता रहा है। बहुत गलत दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत उछल कूद कर रहा है, तो यहां पर दौड़ने या कर रहे का जो है वो क्या है, रीति बता रहा है। किस इसका तरीका क्या है, रीति मतलब इसका तरीके, किस तरीके से ये चल रहा है या कर रहा है। अब ये है, जबकि कर रही क्रिया की विशेषता बतला रहा है। अब कर रही है, कर रही की विशेषता बतला रहा है ना, क्या बता रहा है, उछल कूद, तो ये हमारी क्रिया हो जाएगी, ये इसके साथ संबंधित। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6, क्रिया का पद परिचय। अब हमारे पास क्या आ रही है, क्रिया। क्रिया वो शब्द जिनसे किसी काम के करने होने का पता चलता है कि क्या काम इस सेंटेंस में हो रहा है, वो पद जो है वो क्रिया कहलाता है। अब क्या, क्रिया का पद परिचय करते समय क्रिया के प्रकार, वाच्य, काल, लिंग, वचन, पुरुष तथा क्रिया से संबंधित शब्द को लिखना पड़ता है। अब उसके भेद लिखेंगे, वाच्य लिखेंगे, वाच्य हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, वाच्य मतलब बोलने का तरीका होता है, उसमें कौन सा वाच्य है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है, ये सभी हमें बताना पड़ता है। अब यहाँ पर उदाहरण आया, क्या, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, मारा क्रिया है। यहां पर काम किस चीज का हो रहा है, मारने का, तो मारा क्या है, क्रिया। अब इसका पद परिचय किस तरीके से करेंगे, देखिए, क्रिया है, अब ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। कैसे आपको सकर्मक क्रिया लग रही है, यहां पर कर्म हो रहा है मारने का, सिंपल। किसको मारा, यहां अगर यहां पे राम ने मारा, अगर यहां पर मारा, असकर्मक और अकर्मक याद रखिए, हम अगर क्रिया के साथ कोई प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वो हमारी क्या हो जाती है, सकर्मक, और अगर नहीं मिलती तो वो अकर्मक होती है। जैसे राम पढ़ रहा है, तो राम क्या पढ़ रहा है, तो हमें इसका उत्तर मिल रहा है, नहीं। अगर हम बोल दें राम किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो किताब का हमें उत्तर मिल जाता है, तो वो सकर्मक हो जाती है। तो वाक्य में अगर हमें कर्म है तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, सकर्मक, और अगर नहीं है तो वो अकर्मक। यहां पर कर्म है, यहां रावण को मारा है, कर्म है, इसलिए ये सकर्मक है। पुरलिंग है ये, सबसे पहले तो, क्योंकि ये क्या है, कौन है ये। अब यहां पर क्रिया का लिंग हमें किससे पता चल जाता है, क्रिया का लिंग हमें जो करता है उससे पता चलता है। एक वचन है, कर्तवाच्य है। क्यों यहाँ पर कर्तवाच्य है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कर्म संपन्न हो रहा है मारने का, आपको वाच्य मैंने क्लियर किए हुए हैं। फिर है ये भूतकाल है, मारा, मारा यानी कि काम हो चुका है। मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है, हमने कर्ता भी बता दिया और कर्म भी बता दिया, तो क्रिया हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं संबंध बोधक का पद परिचय। ये हमारा क्या है, ये भी अव्यय का एक प्रकार है, संबंध बोधक। इसका पद परिचय हम कैसे करेंगे, संबंध मतलब वाक्य में एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से या एक संज्ञा से दूसरे सर्वनाम का जब संबंध जिन शब्दों के माध्यम से बताया जाता है वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, संबंध बोधक का पद परिचय करते समय संबंध बोधक का भेद और किस संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित शब्द को लिखना पड़ता है, यानी कि वो किस से संबंधित है हमें लिखना
पड़ता है। ध्यान रखिए, संबंध बोधक शब्द को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से या एक संज्ञा से दूसरे सर्वनाम का संबंध जिस शब्द से पता चलता है वो शब्द कहलाता है संबंध बोधक। अब यहां पर इसको हम समझा देंगे। जैसे इस संदूक के भीतर 4 पुस्तकें और 2 पत्र हैं। अब आप यहां पर देख रहे हो अंडरलाइन शब्द, उन्होंने हमसे क्या बोला है, संबंध बोधक हमें पहचानना है। तो यहां पर आप देख रहे हो संदूक, पुस्तकें, पत्र, ये क्या है, हमारी संज्ञा है। अब इस संज्ञा शब्द को आपस में संबंधित किससे कर रहा है, भीतर के भीतर, ये हमारा संबंध बोधक है। संदूक के अंदर ये सारी चीजें एक संज्ञा का दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए ये क्या है, संबंध बोधक। अब आते हैं इसका पद परिचय। भीतर क्या है, संबंधवाचक अव्यय है, इसका संबंध है संदूक से। किससे संबंध है, किसके भीतर, भीतर शब्द किससे आ रहा है, भीतर क्या है, किसके भीतर है, ये संदूक के भीतर है। हम यहां इसका संबंध पुस्तक या पत्र के साथ नहीं कर रहे हैं, संदूक के भीतर की बात कर रहे हैं। तो ये संबंध किससे है, संदूक से संबंधित है। नेक्स्ट हम आते हैं समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक शब्द क्या कहलाते हैं, जहां पर हम बहुत सारे पदों को एकत्र करके आपस में संबंधित कर देते हैं, वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बोले कि मैं, तुम और सुनीता, हम यहाँ को बोलेंगे मैं, तुम और सुनीता। तो यहां पर मैं, तुम और सुनीता, 3 लोगों को आपस में हमने क्या कर दिया, संबंधित किससे किया, और शब्द से। किससे हमने जोड़ दिया, आपस में और से जोड़ दिया। तो और हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक। जैसे हम बोल दें देहरादून, मसूरी और हम हरिद्वार, ये तो ये 3 स्थान के नाम लिए हमने, देहरादून, मसूरी और हरिद्वार। तो इन तीनों जगहों को हमने किससे जोड़ा, और से जोड़ दिया। तो और हमारा इन तीनों के साथ एक साथ लेकर आया, यानी कि कई चीजों को जब हम साथ, कई शब्दों को एक साथ लेना या कई वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम जिन अवयवों द्वारा संपन्न किया जाता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनमें जैसे आपका है अथवा, और, तथा, या, ये सब, इसलिए, क्योंकि, ये सभी हमारे क्या हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। मैं वहां गया था क्योंकि मुझे काम था। अब मैं वहां गया था एक संबंध, मुझे वहां काम था ये दूसरा वाक्य। ये 2 वाक्य थे, इन 2 वाक्यों को हमने किससे जोड़ा, क्योंकि से। तो ये क्योंकि हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। क्लियर हो गया समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। फिर आते हैं दिल्ली अथवा कोटा में पढ़ना ठीक है। तो अब यहां पर आप 2 जगहों के नाम को हमने किससे संबंधित कर दिया, अथवा से। तो अथवा हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसका कैसे करेंगे, अथवा विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी कि ये 2 चीजों को आपस में जोड़ रहा है, यानी कि विभाजित चीजों को आपस में संबंध कर रहा है, इसलिए ये क्या है, विभाजक है। तथा कोटा और दिल्ली के मध्य विभाजक संबंध है। इन दोनों जो अलग अलग जगह है ना, तो ये क्या है, 2 अलग अलग संबंध है। तो ये हमारे पद परिचय के जो मेन चीजें थी जिनके आधार पर हमारे पास जिस जिस तरीके के पद आते हैं मैंने आपको समझा दिए। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आपको तब और क्लियर हो जाएगा ये क्या है। देखिए पद परिचय के कुछ उदाहरण है यहाँ पर। पहला जो हमारे पास वाक्य है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास द्वारा की गई। अब इसमें हम सभी पदों की जो है वो क्या करेंगे, वो पद परिचय करेंगे। पहला पद है रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है, ये एक पुस्तक का नाम है। तो ये क्या हो गया, व्यक्ति संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक ही पुस्तक है, एक वचन होगा, पुस्तक पुल्लिंग है। अब यहां पर ये कौन सा कारक है, अब आप कैसे पहचानेंगे, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास द्वारा की गई। तो ये है हमारा कर्म कारक। नेक्स्ट हम आते हैं तुलसीदास द्वारा। तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये नाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, करण कारक है, क्यों, क्योंकि वहां पे द्वारा लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं की गई। की गई क्या चीज हुई, ये हमारा क्रिया है। क्या है, क्रिया है। तो ये है संयुक्त क्रिया है क्योंकि 2 को आपस में ले रहे हैं। अगर आपको यहां पर नहीं समझ में आ रहा कि संयुक्त क्रिया क्या होगी, तो अब आप क्या इसको कौन सी क्रिया बोलोगे, सकर्मक या कर्मक, अपने आप जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर की गई, तो अगर इसको हम प्रश्न करेंगे क्या की गई, तो क्या की गई, रामचरितमानस की रचना, तो हमें उत्तर मिल रहा है। तो
तो यहाँ पर क्या है, ये सकर्मक क्रिया हो सकती है। संयुक्त क्रिया सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ की और गई दो के साथ है, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहा जा रहा है। अगर आप इसे सकर्मक क्रिया भी कहेंगे तो भी ये सही है। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि गई शब्द है यहाँ पर स्तर में लिखी, कर्म कारक है और अन्य पुरुष है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, वह दौड़कर विद्यालय गया। क्या है? वह दौड़कर विद्यालय गया। वह क्या है? वह शब्द हमारा क्या आ रहा है? सर्वनाम है। सर्वनाम का कौन सा भेद आ रहा है? ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक के अंदर 3 आते हैं, तो वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर एक वचन है, क्योंकि एक ही की बात हो रही है। पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, क्योंकि उसके द्वारा ही काम संपन्न किया जा रहा है, और क्रिया का कर्ता, गया क्रिया की कर्ता है। नेक्स्ट है दौड़कर। दौड़कर हमारा क्या है? अब दौड़कर जो शब्द आ रहा है हमारा, वो क्रिया है। अब क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे? सकर्मक अकर्मक की बात अलग है, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि ये काम जो है वो पहले हो चुका है। 2 क्रिया हैं, वह दौड़कर विद्यालय गया, एक क्रिया वो है, दूसरी क्रिया वो, यानी कि मेन क्रिया से पहले अगर कोई क्रिया लग जाती है तो वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक। तो यहां पर मेन क्या है? विद्यालय जाना, ये हमारी मेन क्रिया है। तो इससे पहले की जो क्रिया हुई वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो दौड़कर हमारी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अब ये कौन सा आ रहा है? रीति। आपको यहां पर नेक्स्ट आपको बता रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? कैसे? ध्यान से देखिएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्यों है? क्योंकि यहां पर दौड़ने का बताया जा रहा है कि कैसे संपन्न हुआ, जल्दी जल्दी दौड़कर, मतलब अर्थात जाने गया की एक क्रिया विशेषण है। फिर है गया की विशेषता बता रहा है। अब गया मुख्य क्रिया है, हमने आपको बताया मुख्य क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है और कर्तवाच्य है। सिंपल। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। बाग में कुछ लोग बैठे हैं। बाग में कुछ लोग बैठे हैं, तो पहला पद आ रहा है बाग। अब बाग तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो संज्ञा हमें जगह पता है, लेकिन बहुत हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये जातिवाचक संज्ञा है। एक वचन है, क्योंकि एक ही है, पुल्लिंग है। अब बाग में लगा है, इसलिए क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। कुछ मतलब यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड नहीं है कि कितने लोग हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? कुछ लोग। कुछ शब्द क्या है? लोगों से संबंधित है, और लोगों की विशेषता बता रहा है ये, तो कुछ क्या है? विशेषण है। कौन सा है? क्वांटिटी निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विशेष्य कौन है? लोग है। नेक्स्ट आते हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं, कौन है नहीं जानते, तो यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा होगी। पुल्लिंग है, बहुवचन है, बहुत सारे लोग, कर्ता कारक हैं। क्यों? क्योंकि मेन इसमें लोगों का बैठना किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? लोगों द्वारा। काम कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपके कर्ता कारक है। नेक्स्ट आ सकते हैं बैठे हैं। बैठे हैं क्या है? हमारा क्रिया है वाक्य में, तो ये कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। क्या बैठे हैं? मतलब अब इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्तवाच्य है, वर्तमान काल है, क्योंकि ये अभी हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। मैं आपको कुछ रुपए दूंगा। क्या आ रहा है? मैं आपको कुछ रुपए दूंगा। मैं कौन है? सर्वनाम शब्द है, हमें पता है। अब मैं किस में आता है? ये हमारा आता है पुरुषवाचक में, उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। एक वचन, क्योंकि मैं तो एक ही हूं। पुल्लिंग हूं, क्योंकि कुछ दूंगा। अब मैं का लिंग कैसे निकालेंगे? हम क्रिया से हमें पता चल रहा है दूंगा या दूंगी, तो दूंगा है, तो ये पुल्लिंग हो गया। कर्ता कारक है, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं, तो दूंगा क्रिया का कर्ता है। नेक्स्ट आते हैं आपको। मैं आपको, तो ये क्या है? पुरुषवाचक मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, एक वचन है। आपको, यानी कि यहां पर अब लिंग डिसाइडेड नहीं है। आपको के लिए हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही लगा सकते हैं। संप्रदान कारक है, आपको दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको दूंगा। नेक्स्ट है कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आपको नहीं पता है कितनी चीजें हैं। विशेष रुपए का विशेष्य है,
रुपए जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है क्योंकि एक रुपए नहीं बहुत सारे रुपए हैं। पुल्लिंग है, विशेष विशेषण कुछ है, यानी कि ये एक विशेष है और इसका विशेषण क्या है, कुछ। दूंगा, दूंगा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। क्या दूंगा, कुछ रुपए दूंगा, हमें पता चल रहा है कर्म इसके अंदर है, तो ये सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है। कर्तवाच्य है, भविष्य काल है, दूंगा है और कर्ता मैं हूं। तो नंबर 5 है, भारतीय सैनिक रण क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं और शत्रुओं को सबक सिखाते हैं। बहुत बड़ा सेंटेंस है, पूरा पद परिचय होगा आपका। यहां पर सबसे पहला जो पद है वो है भारतीय। तो भारतीय क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, सैनिकों की विशेषता। शब्द आप देखिए ये विशेषण है, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, सैनिक की विशेषता बता रहा है। पुल्लिंग है, ये बहुवचन है, याद रखिए विशेषण या क्रिया विशेषण का लिंग और वचन हमेशा किससे डिसाइडेड रहता है, आपका क्रिया और आपके विशेष्य से ही डिसाइडेड रहता है। तो यहां पर पुल्लिंग है, बहुवचन है, विशेष्य कौन है, सैनिक है। नेक्स्ट हम आते हैं सैनिक। सैनिक क्या है, ये संज्ञा है, सैनिक कोई भी सैनिक हो सकता है, तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारे सैनिक हैं तो बहुवचन कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं। रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र क्या है, एक जगह है, तो कोई रण क्षेत्र तो किसी भी एरिया का हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, ये पुल्लिंग है, अधिकरण, क्यों, क्योंकि में लगा है, तो ये अधिकरण कारक है। नेक्स्ट आते हैं वीरता। वीरता एक फीलिंग है, संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, वीरता शब्द स्त्रीलिंग होता है, कर्म कारक है, वीरता को दिखाते हैं। अब हम वीरता के साथ हम कारक कैसे पहचानेंगे, आप विभक्ति को लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा कारक है। तो ये कौन सा होगा, को है, तो यहां पर आपका कर्म कारक होगा। नेक्स्ट आते हैं दिखाते हैं। दिखाते शब्द क्या है, आप क्या दिखा रहे हैं, वीरता दिखा रहे हैं, आपको कर्म पता चल गया है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, क्यों, दिखाते किससे संबंधित है, आपका सैनिकों से हम निकाल रहे हैं, बहुवचन है। कर्तवाच्य है, वर्तमान काल है, कर्ता कौन है, सैनिक है। और हमने क्या बताया था आपको, क्या है यहां पर कौन सा होता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। और हमारा क्या है, अव्यय है, समानाधिकरण, यहां पर जो है जहां पर समान रखता हो, यानी कि आप जैसे देख रहे हैं मेरा और तुम्हारा दोनों का खाना है, तो यहां पर उस खाने पर हम दोनों का समान अधिकार है, तो मैं और तुम यानी कि समान अधिकरण रखते हैं। अब क्या होगा, मेरा या तुम्हारा ये खाना है, तो यहां पर किसी एक का खाना होगा, मेरा अथवा तुम्हारा खाना है, तो यहां पर डिवाइजन के मतलब यहां पर ये जो हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा है कि किसका कितना अधिकार उस खाने पर बताया जा रहा है। तो यहां पर और यानी कि समान अधिकार है, तो और हमारा समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है, यहां पर ये क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। फिर है शत्रुओं को। शत्रु कौन है हमारे, बहुत सारे, कोई भी शत्रु तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, बहुवचन है, कर्म कारक है क्योंकि को लगा है, और पुल्लिंग है। शत्रु कौन आता है शब्द, पुल्लिंग आता है। सबक, सबक सिखाना, भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है और कर्म कारक है। अब आप क्या है, सबक को सिखाते हैं, हम अगर आपके साथ उसके साथ कारक नहीं लगा है तो आप कारक को लगाकर उसके कारक को पता कर सकते हैं। जब भी आप कारक लगाओगे देखना सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए और सेंटेंस का स्वरूप भी नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप जब लगाएंगे तो देखेंगे कि कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, सबक को सिखाते हैं या सबक सिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये कर्म कारक है। सिखाते हैं ये क्या है, क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया कैसे है, क्या सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं, हमें कर्म पता चल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्तवाच्य है, वर्तमान काल है और कर्ता कौन है, इसका सैनिक है। नेक्स्ट आते हैं वीरों की सदा जीत होती है। पहला जो हमारा पद आ रहा है वीरों की, तो वीर कौन है, जातिवाचक। भाई वीर तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, तो बहुत कोई भी आ सकते, किसी का नाम तो दिया नहीं है, तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। बहुवचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है, क्यों, की लगा है, की कौन से कारक में आता है, का की के संबंध कारक में आता है। नेक्स्ट आते हैं सदा। सदा
तो ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। सदा किसके साथ है, सदा जीत होती है, सदा होती है से संबंधित है, यानी कि क्रिया विशेषण है। और सदा मतलब हमेशा, ये समय को बता रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कालवाचक होगा। जीत, जीत क्या है, एक फीलिंग है, यानी कि ये क्या है, भाववाचक संज्ञा आ रही है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। अब यहां पर होती है, होती है आपका क्या है, कौन सी क्रिया है। अब आप यहां पर देख रहे हो कर्म नहीं है, आप यहाँ पे कर्म नहीं, कोई भी काम जो है संपन्न नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, वर्तमान काल है और कर्तव्यवाच्य है। नंबर 7 है आपका, इस संसार में ईमानदार बहुत कम हैं। क्या है, इस संसार में ईमानदार बहुत कम हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, इस जो पहला आ रहा है, ये क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखना। इस शब्द जो है वो किससे संबंधित है, संसार से। किससे संबंधित है, संसार से। तो यानी कि इस क्या हो गया, अब आप ये बोलोगे कि ये विशेषण है, नहीं। यहां पर हमेशा ये नियम याद रखिए, सर्वनाम और संज्ञा एक साथ नहीं आते हैं। अगर संज्ञा सर्वनाम एक साथ आए हैं तो उसमें जो सर्वनाम शब्द है वो हमेशा विशेषण होगा, हमेशा विशेषण होगा, और वो विशेषण होगा सार्वनामिक विशेषण। संसार संज्ञा है, इसलिए उसके साथ नहीं लिख सकता, तो ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। यानी कि वो शब्द जो सर्वनाम के होते हैं मगर हम उसे एज अ विशेषण यूज करते हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण आते हैं। एक वचन है, पुल्लिंग है, संसार इसका विशेष्य है। नेक्स्ट आते हैं संसार में, तो संसार पूरा संसार है, तो यहां पर ये क्या होगा, जातिवाचक। अब संसार बोलोगे एक ही तो संसार होता है, अरे नहीं, संसार नहीं होता है, आपका पाताल लोक भी होता है, आपका वैकुंठ लोक भी होता है, बहुत सारे संसार होते हैं, देवताओं के होते हैं, राक्षसों के होते हैं, तो जीव जंतुओं का संसार होता है, बहुत सारे संसार होते हैं। तो यहाँ पर संसार कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं किया है, इसलिए ये जातिवाचक में आएगा। एक वचन है, पुल्लिंग है, अधिकरण कारक है क्योंकि में विभक्ति लगी हुई है। नेक्स्ट है ईमानदार, ईमानदार एक फीलिंग है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अब है बहुत कम, बहुत कम किसके साथ आया है, आप देख रहे हैं, ये एक विशेषण है। किस चीज के साथ संबंधित है, ईमानदारी के साथ। ईमानदार संज्ञा थी तो इसी के साथ संबंधित है, तो बहुत कम हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ईमानदारी के बारे में बता रहा है तो ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। एक वचन है, पुल्लिंग है, इसका विशेष ईमानदार है। नेक्स्ट है, अरे आप आ गए। अब यहां पर आपको दोनों का अरे शब्द, अरे आप देख रहे हो, अरे को हम कैसे करेंगे, ये देखिए यहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो सिंपल आप देख लेना, ये है विस्मयादिबोधक अव्यय। जहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा, सिंपल है, वो विस्मयादिबोधक अव्यय होगा। फिर है विस्मय का भाव प्रकट कर रहा, अरे मतलब हम आश्चर्यचकित रह गए, अरे ये कैसे हो गया, तो यहां पर होगा। अब जैसे हम बोलेंगे ओह, यानी कि आप यहां पर जो है आपको तकलीफ हो रही है, आह तकलीफ हो रही है, तो यहां पर आपको वो पीड़ा सूचक शब्द होगा। ओ हो, तो ये शोक सूचक शब्द है, ये तुम्हारे साथ, ओ हो तुम्हें चोट लग गई, तो तुम यहाँ पर क्या सांत्वना प्रकट कर रहे हो, तो ये शोक सूचक हो जाएगा। तो आप शब्दों के अनुसार निकालिएगा कि आप यहाँ किस फीलिंग के साथ उसे बोल रहे हो। आप बोलोगे अरे वाह, तो अरे वाह यानी कि ये तो हर्ष सूचक हो गया, हम यहाँ पर खुशी खुशी, अरे वाह मैं प्रथम आ गया, तो यहाँ पर आप खुशी में हो, तो यहाँ पर अरे शब्द, यहाँ पर देखिए आप अरे शब्द, यहाँ पर आप विस्मय बोध, आश्चर्य, आपका आश्चर्य सूचक मतलब विस्मय प्रकट कर रहा है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। लेकिन अगर आप वही अरे शब्द सेंटेंस के साथ लगकर आपका प्रसन्न सूचक भी हो जाता है, यानी कि हर्ष सूचक। नेक्स्ट आते हैं आप आ गए। आप हमारा क्या है, आप शब्द क्या है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक है। सर्वनाम एक वचन, पुल्लिंग कर्ता कारक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये फटाफट पूरी एक्सरसाइज आपको करके बता दी कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो है पद परिचय के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिए, आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ का भेद मैंने बहुत ही डिटेलिंग में आपको समझाया है। तो वो करने के बाद आप ये रिवीजन करोगे तो हर एक चीज़ आपको बहुत ही क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। तो ये जो वन शॉट रिवीजन है ना हमारे, ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए वन शॉट रिवीजन आ रहे हैं।
तो अब इन वन शॉट को हम देखेंगे कैसे। उसके लिए आपको सिंपल क्रोम पे जाना है, मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे, आप ऐप के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे ही आएंगे मैग्नेट ब्रेन पे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर नीचे की साइड में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम लिखा होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, देखिए वन शॉट रिवीजन। आप इस वन शॉट रिवीजन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप देख रहे हो 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो अब आपको अपनी क्लास देखनी है। आपकी क्लास क्या है? 10th। यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है ना, बस आपको ये वॉच नाउ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 10th के वन शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखेंगे आप इसमें ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो देखिए सभी कुछ दिया है। तो आप कोई भी वीडियो दे सकते हैं। मान लीजिए अब सपोज आपको हिंदी में ही देखना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हिंदी फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, बुक वाइज आपकी बुक्स है ना कई सारी, तो आपकी बुक्स आ जाएंगी। फिर बुक के बाद ही आपका क्या हो जाएगा, उसमें आगे आप उसको क्लिक करोगे तो आपके चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो भी बुक पढ़नी है, जो भी चैप्टर देखने हैं, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको सिर्फ अपना ये वीडियो देखना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई एग्जाम आने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। रिवीजन जैसे ही कंप्लीट आपका हो जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कहीं पर भी आपका टेस्ट या एग्जाम हो आप इसे फटाफट दे सकते हैं। हमारा चैनल बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो, इसीलिए हमारे चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए हम आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं। साथ ही यहाँ जितना भी कंटेंट है ये टोटली अरेंज्ड है, यानी कि आप देखेंगे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़ टोटली अरेंज है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।